Information Handling, चैप्टर नंबर 12, एक्सरसाइज 12.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 को सॉल्व करने से पहले इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यानी हिस्टोग्राम, सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं। इससे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक पढ़ चुके हैं, क्लासेस या ग्रुप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं और क्लास बाउंड्रीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक है जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस किया गया है वो है हिस्टोग्राम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखें, इसको समझें। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन in which class boundaries are taken along x-axis with the suitable width of class and adjacent bars are erected to show the frequencies along y-axis। अब हिस्टोग्राम जो है वो एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें डेटा को आप क्लासेस में टेली डिवाइड करते हैं पहले, फिर उसके टेली बार्स और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। और टेली बार्स जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी क्लास की उतने ही आप टेली बार्स लगाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बन जाता है हिस्टोग्राम। अब इसमें क्या होता है, इन विच क्लास बाउंड्रीज आर टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी। ग्राफ में बेसिकली दो एक्सिस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस। आमतौर पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसे हम लेते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस होती है, ठीक है ना। सो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक्स एक्सिस पर जो है वो हम लेते हैं क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो दोनों जो टर्म्स है क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलें। इन हिस्टोग्राम द विड्थ ऑफ क्लासेस आर इक्वल बट हाइट ऑफ द बार्स आर इन प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अब जो हिस्टोग्राम है उसमें विड्थ जो है ना, वो बार ग्राफ्स की विड्थ आपको एक जैसे नज़र आएगी। जब मैं आपको बार ग्राफ दिखाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि बार ग्राफ की जो विड्थ्स हैं वो सेम होंगी इसमें, लेकिन बार ग्राफ की जो हाइट्स है वो जो है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। जितनी किसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही उस बार ग्राफ की हाइट ज़्यादा होगी, और जितनी किसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कम होगी उस बार ग्राफ की हाइट भी उतनी ही कम होगी। बल्कि मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो ग्राफ है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये जो ग्राफ है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब इसमें स्क्रीन में आपको जो है ग्राफ का ऊपर वाला हिस्सा तो पूरा नज़र आ रहा है लेकिन निचला हिस्सा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इस स्क्रीन को ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट पे करके सारा आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। ये ग्राफ है, ठीक है ना। और इस पे आपको जो एक्सिस, जो मैंने आपसे कहा कि दो एक्सिस होते हैं ग्राफ के, अब शायद ये पूरा आपको नज़र, अभी भी निचला हिस्सा इसका नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। मैं थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर देता हूँ, ये हाँ अब तकरीबन बस निचला हिस्सा इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा है, वो मैं आपको शो करता रहूँगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा इसमें आप देखिए एक्सिस जो है वो दो होते हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होता है। यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैंने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें मैं इसके कलर को भी चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ये विजिबल नज़र आता रहे। आप देख सकते हैं जिसकी मैं कलर को बार बार चेंज कर रहा हूँ, ये दरअसल है एक्स एक्सिस। मैंने इस वक्त इसको ग्रीन रखा, हाँ ये कलर कुछ ज़्यादा ही विजिबल है, सॉरी ये वाई एक्सिस था और ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये ग्राफ है, ग्राफ को भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको। ये ग्राफ, इसमें दो किस्म की लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। आप अमूमन जो ग्राफ लेते हैं उसमें लार्ज स्क्वायर और स्मॉल, यानी वो भी लार्ज स्क्वायर होता है, हर लार्ज स्क्वायर के अंदर 5 to 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। यहाँ जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्लू स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, इसमें 10 जो है 5 by 5 स्मॉल स्क्वायर्स मौजूद हैं। वो किस तरह से, मैं फर्दर इसको जूम करता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर में एक बॉक्स नज़र आ रहा है, सॉरी एक मिनट में प्रॉपर इसको ले आता हूँ। हाँ ये जो आपको ब्लू कलर में जो बॉक्स नज़र आता है इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर। इसे स्क्वायर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके चारों साइड्स की लेंथ सेम है। ये एक लार्ज स्क्वायर है। फर्दर मोर इस लार्ज स्क्वायर में अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5
5 स्मॉल स्क्वायर्स आपको हॉरिजेंटली नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 स्मॉल स्क्वायर्स आपको वर्टिकली नजर आएंगे। ये 5x5 का एक बॉक्स है। अब 5x5 का मतलब है कि ये स्क्वायर शेप्ड है बिकॉज इसके चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो इसे मैं पढ़ूंगा लार्ज स्क्वायर और इन चोटों को मैं पढ़ूंगा स्मॉल स्क्वायर्स। तो एक लार्ज स्क्वायर जो है वो 5x5 स्मॉल स्क्वायर्स के इक्वल है, यानी हॉरिजेंटली भी 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं और वर्टिकली भी इसमें 5 स्मॉल स्क्वायर्स मौजूद हैं। तो ये लार्ज स्क्वायर और स्मॉल स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। आप स्टेशनरी से जो भी ग्राफ लेंगे आपको उसमें लार्ज और स्मॉल स्क्वायर जो है वो इजीली नज़र आएंगे, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो ग्राफ्स होते हैं उसमें वन लार्ज स्क्वायर में 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। मैंने जो आपको ग्राफ शो किया है इसमें 1 लार्ज स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ग्राफ एज इट इज़ वैसे ही बनेगा किसी भी ग्राफ शीट पर अगर आप इसे प्लॉट करना चाहें। अच्छा, एक्सिस मैंने आपको बता दिए, ये होती है हॉरिजेंटल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस पढ़ते हैं, ये होती है वर्टिकल एक्सिस जिसे हम वाई एक्सिस पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये देखें कि इन हिस्टोग्राम, नहीं यहाँ पे नहीं, ऊपर, हाँ, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हिस्टोग्राम is a graph of the frequency distribution in which class boundaries are taken along x-axis with a suitable width of class and adjacent bars are erected to show the frequencies along y-axis। तो अब आप देखें x-axis पर आप क्या लेंगे, class boundaries लेंगे, frequency distribution की class boundaries, C.P stands for क्लास बाउंड्रीज, और जो वाई एक्सिस है उस पर आप लेंगे फ्रीक्वेंसी। और यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है ना, ये with the suitable width of class and adjacent bars are erected to show the frequency। bars इनको कहते हैं, ये देख रहे हैं, ये पहला बार है, ये दूसरा बार है जो पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है। मैं ज़रा इसकी कलर को भी चेंज कर देता हूँ, ये ठीक है ना, ये बार्स है, ठीक है, आपको डिफरेंट बार्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बार्स है, इस वक्त इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बार्स हैं। याद रखें जितनी क्लासेस होंगी या जितने ग्रुप्स होंगे उतने ही बार्स बनेंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको जहन में रखें, क्लासेस या ग्रुप्स जितने होंगे बार्स उतने ही बनेंगे। अब ये जो इरेक्ट यानी सीधे सीधे आपको वर्टिकली ये बार्स नज़र आ रहे हैं, इन सब की विड्थ सेम है। जितनी विड्थ यानी मोटाई इस पहले बार ग्राफ की है उतनी ही आखिरी बार ग्राफ की है। आप यहाँ पे देखें, ये जो ग्राफ है इसके ये कितने स्मॉल स्क्वायर्स पे एडजस्ट हो रहा है, 1 2 3। अगर आप सेकंड को देखें 1 2 3, थर्ड बार ग्राफ को देखें विड्थ 1 2 3, विड्थ यानी इसकी चौड़ाई, तो सारे बार ग्राफ की चौड़ाई जो है वो 3 स्मॉल स्क्वायर्स के इक्वल है। देखिए 1 2 3, ठीक है। और इन बार ग्राफ्स की जो हाइट है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि इन हिस्टोग्राम द विड्थ ऑफ द क्लासेस आर इक्वल। मैंने आपको दिखा दिया कि जितने भी क्लासेस यानी कि बार ग्राफ उन सब की विड्थ, चौड़ाई, मोटाई एक जैसी होती है, बट हाइट ऑफ द बार्स आर इन प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी बार ग्राफ की हाइट उतनी ही ज़्यादा बनेगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी बार ग्राफ की हाइट उतनी ही कम होगी। तो ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मीन्स कि ये एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी बार ग्राफ की हाइट भी उतनी ही ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी बार ग्राफ की हाइट उतनी ही कम होगी। फर्दर भी मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि ये हाइट इसकी कैसे प्लॉट करनी। इनफैक्ट एक क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, दूसरा भी आपके सामने मैं बनाऊंगा इसके बार ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 6 की। अच्छा, अब आते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज पर जिसे आपने डिस्प्ले करना है। सबसे पहले आपको लेना होता है स्केल, एक सूटेबल स्केल लेनी होती है आपको किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए या बार ग्राफ या हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए। स्केल क्या होगा? स्केल ये है कि अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, जितना ज़्यादा लंबा आप बड़ा स्केल लेंगे उतना ही ग्राफ का साइज़ बड़ा होगा, और जितना आप छोटा स्केल लेंगे ग्राफ का साइज़ उतना ही छोटा होगा। तो इसलिए ना बहुत बड़ा लेंगे और ना ही बहुत छोटा, बल्कि एक मुनासिब यानी सूटेबल स्केल लेंगे। इस वक्त मुनासिब स्केल जो मुझे लगा है वो क्या है, 3 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड 1 स्मॉल स्क्वायर, SQ स्टैंड्स फॉर स्क्वायर, यानी ये जो छोटे बॉक्स है ना, ये 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स 1 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मैं 3 स्मॉल स्क्वायर्स, ये देखिए 1 2 3, ये जो 3 स्मॉल स्क्वायर्स है मैं ये लूँगा 1 यूनिट। फिर नेक्स्ट 3 स्मॉल स्क्वायर्स 1 2 3, ये होंगे 2 यूनिट्स, और फिर 1 2 3, ये होंगे 3 यूनिट्स। इस तरह 3 छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं उनको मिला के 1 यूनिट में कंसीडर करता हूँ। कौन से एक्सिस पर?
एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट के इक्वल लूंगा। ये स्केल को फिर से देखें, 3 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स 1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। अब जरा आ जाइए ग्राफ पे कि ये इसका प्रॉपर मतलब क्या हुआ। इस वक्त आप ग्राफ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यूनिट्स जो है वो 15.5 है, 25.5 है, 35.5 है, 45.5, 55.5, 65.5, 75.5 और 85.5। ये क्लास बाउंड्रीज है। इसे मैं आपको सोल्यूशन में भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज पर इस वक्त कितने यूनिट्स हैं मेरे पास? है 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स हैं? 8 यूनिट्स। और हर यूनिट को मैंने 3 स्मॉल स्क्वायर्स के इक्वल लिया। फिर से देखें, ये जो स्केल मैंने ली है, 3 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां से देखें, ये होगा 0, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर ये होगा 0 यूनिट। 3 स्मॉल स्क्वायर्स आप छोड़ दें, 1 2 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद आपका पहला यूनिट आएगा यानी 15.5, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 स्मॉल स्क्वायर्स छोड़ दें, 1 2 3, दूसरा यूनिट आ जाएगा यानी 25.5। फिर 3 स्मॉल स्क्वायर्स आप छोड़ दें, 1 2 3, फिर तीसरा यूनिट आ जाएगा 35.5। अगेन 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद फोर्थ यूनिट 45.5। फिर फिफ्थ स्मॉल स्क्वायर्स के बाद फिर 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद यानी 1 2 3 आपका फिफ्थ यूनिट आ जाएगा 55.5। फिर 1 2 3 स्मॉल स्क्वायर्स, सिक्स्थ यूनिट 65.5। नेक्स्ट 1 2 3 स्मॉल स्क्वायर्स, नेक्स्ट यूनिट 75.5, और उसके बाद 1 2 3 स्मॉल स्क्वायर्स 85.5। ये तो था एक्स एक्सिस पर जब आप 3 स्मॉल स्क्वायर्स को 1 यूनिट के इक्वल लेंगे, यानी 3 स्मॉल स्क्वायर छोड़ के फिर आपने 1 यूनिट लेना है। पहला चूंकि 0 होता है ना, हमेशा 0 के बाद ही 1 आता है, लेकिन 1 यहाँ पर इस वक्त क्या है? 15.5 टू 25.5, और थर्ड यूनिट 35.5। ठीक, अब आते हैं वाई एक्सिस पर। ये वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर स्केल मैंने क्या कहा? स्केल मैंने वाई एक्सिस पर लिया हुआ है 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट, ठीक है ना। जिस तरह एक्स एक्सिस पर 3 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट थे, लेकिन वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूं 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं 2 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट तो वो भी आप ले सकते हैं, 3 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ग्राफ की हाइट बहुत बड़ी बनेगी। आप देखो, अगर ये 2 स्मॉल स्क्वायर्स ये 1 यूनिट आ गया, फिर ये 2 स्मॉल स्क्वायर ये 2 यूनिट्स, फिर ये 2 स्मॉल स्क्वायर ये 3 यूनिट्स, और फिर 2 स्मॉल स्क्वायर ये 4 यूनिट, यानी ये जो 4 है ये 8th की जगह पे आएगा। और फिर इसी तरह जो ये जो 16 है यहाँ 8 आ जाएगा। फिर इसी तरह ये जो 24 है यहाँ 16 आ जाएगा। और फिर इसी तरह जो आगे होगा, यानी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे ग्राफ की हाइट कितनी बड़ी हो जाएगी। तो आपने ना बहुत बड़ी लेनी है और ना ही बहुत छोटी, बल्कि एक सूटेबल आपने विड्थ लेनी है। इसमें स्मॉल स्क्वायर्स को लेना है आपने यूनिट के इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे सूटेबल जो मुनासिब स्केल लगा है वो है 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट। तो आप 0 और 4 के दरमियान देखिए कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4। 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ मुमकिन नहीं है ना कि मैं 1 2 3 भी लिखूँ, जगह बहुत कंजेस्टेड है, लिहाजा मैं क्या करूँगा 0 4 8 या 0 2 4 या 0 3 6 9, जैसा आप लेना चाहें, ठीक है ना। फिर उसके बाद 5 6 7 8, फिर उसके बाद 9 10 11 12, फिर उसके बाद 13 14 15 16, नेक्स्ट 17 18 19 20, नेक्स्ट 21 22 23 24। अब मैंने 24 तक ही लिया है, उसके आगे लिया ही नहीं। इसकी वजह यह है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो इस क्वेश्चन में आ रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो 24 है। इससे ऊपर भी आप ले सकते हैं लेकिन वो यूज़लेस होगी। अब ज़रा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इस क्वेश्चन की क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं, दोबारा फिर ग्राफ की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही आपको करके दी गई है, आपने हिस्टोग्राम इसका ड्रॉ करना है। पहली जो ग्रुप या क्लास है वो है 16 to 25, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद है 26 to 35 फ्रीक्वेंसी 7 है, 36 to 45 फ्रीक्वेंसी 19 है, 46 to 55 इसकी फ्रीक्वेंसी 24 है, 56 to 65 इसकी फ्रीक्वेंसी 17 है, 66 to 75 इसकी फ्रीक्वेंसी 14 है, और 76 to 85 इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है।
इस सवाल को ज़रा मैं किसी एग्जाम्पल से जोड़ के आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि कुछ ऑब्जर्वेशन की गई है, कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है लोगों के वेट के बारे में। तो 5 लोग ऐसे हैं, यानी वो बच्चे ही होंगे, जिनका वज़न जो है या वेट जो है वो 16 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक है। फिर उसके बाद 7 लड़के ऐसे हैं, नौजवान ऐसे हैं, जिनका वेट जो है वो 26 से 35 किलोग्राम के दरमियान है, इंक्लूडिंग 26 एंड 35। उसके बाद 19 लोग ऐसे हैं जिनका वज़न जो है वो 36 से 45 केजी के दरमियान है, इंक्लूडिंग 36 एंड 45। फिर उसके बाद 24 ऐसे लोग हैं जिनका वज़न जो है वो 46 से 55 केजी के दरमियान है, इंक्लूडिंग 46 एंड 55। फिर 17 लोग ऐसे हैं जिनका वज़न 56 टू 65 केजी है, इंक्लूडिंग 65 एंड 56 इस समेत। फिर उसके बाद 14 लोग ऐसे हैं जिनका वज़न जो है वो 66 से 75 तक है। और लास्ट में ऑब्जर्वेशन में 4 लोग ऐसे हैं जिनका वज़न 76 से 85 के दरमियान आ रहा है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ये डेटा हो किस तरह से सकता है। ये भी कोई डेटा होगा जिसे कलेक्ट किया गया है और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन। तो आपको आसानी से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रुप है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ये जो आपको नज़र आ रही है 46 टू 55, ठीक है ना। अब ये इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं 24 इस ऑब्जर्वेशन में जिनका वज़न जो है वो 46 टू 55 केजी के दरमियान। तो इसका जो बार ग्राफ है वो सबसे टॉप पे, यानी सबसे हाइटेड होगा, सबसे ऊंचा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सबसे ऊंचा बार ग्राफ है, देखो इसकी हाइट कहाँ तक जा रही है, 24 तक, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24 है। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले इसका। अच्छा, हिस्टोग्राम के लिए क्या चाहिए होगा? हिस्टोग्राम के लिए हमें चाहिए होते हैं क्लास बाउंड्रीज। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर हमें चाहिए होते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो मैं सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज निकालता हूँ इसका, ठीक है ना। इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल्स एज इट इज़ आ जाएंगे, इसको नहीं छेड़ सकते हम। क्लास फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज़ आ जाएगी। क्लास बाउंड्री निकालते हैं। देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास बाउंड्री निकालने के लिए आप अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी अपर नहीं, लोअर क्लास, नहीं इसमें मैं फिर गलती कर गया। आप देखिए 26 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 को, तो इसे रीड कैसे करेंगे, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आप लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास से अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा बोलना ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था। ये क्या है 16, ये अपर क्लास है, और सॉरी लोअर क्लास है, और 25 अपर क्लास है, यानी ये वैल्यू ज़्यादा है 16 से, तो इसे फर्स्ट वैल्यू को हम कहते हैं लोअर और सेकंड वैल्यू को हम कहते हैं अपर क्लास। इसी तरह ये सेकंड ग्रुप का लोअर क्लास 26 है और अपर क्लास जो है वो 35 है। 36 लोअर क्लास, 45 अपर क्लास। अब इसमें क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालनी है, वो आपने ये करना है कि आप 26 को माइनस करेंगे 25 को, या 25 को माइनस करेंगे 26 से। अब ये 25 और 26 है क्या? 26 जो है वो लोअर क्लास लिमिट है सेकंड क्लास की, और 25 जो है वो अपर क्लास लिमिट है फर्स्ट क्लास की। जब आप 25 को यानी अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास को सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास से, तो आपके सामने है 26 से 25 को माइनस करेंगे, डिफरेंस 1 आ जाएगा। जब आप 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये आ रहा है 0.5। अब 0.5 आपने लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है। ये सबके लिए कॉमन होगा। देखिए, आप 36 से 35 माइनस करें, यानी अपर क्लास लिमिट ऑफ द सेकेंड ग्रुप को लोअर क्लास लिमिट ऑफ द थर्ड ग्रुप से माइनस करेंगे, तब भी डिफरेंस 1 आएगा। इसी तरह 46 से 45 को माइनस करेंगे तब भी 1, 56 से 55 को माइनस करेंगे तब भी 1। तो ये सब के लिए एक जैसा ही रहेगा, डिफरेंस सब में सेम रहेगा। 1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए क्योंकि आप 2 क्लासेस को यहाँ पर चूज कर रहे हैं, ठीक है ना, 35 और 36, एक अपर और दूसरा लोअर। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंस आएगा 0.5, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 36 और 35 का 1 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 क्वोशंट आएगा। अब 0.5 इस फर्स्ट क्लास यानी लोअर क्लास में से आप माइनस करेंगे और सेकंड क्लास यानी अपर क्लास में आप ऐड करेंगे। अगर आप 16 से 0.5 माइनस करते हैं तो बनता है 15.5, और जब 25 में ऐड करते हैं तो बनता है 25.5। इसी तरह 26 से अगर आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 25.5, यानी यही जो ऊपर वाली क्लास है फर्स्ट क्लास, इसका जो अपर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास बाउंड्री, ये अपर क्लास लिमिट ये होगी, और इसको आप पढ़ेंगे अपर क्लास बाउंड्री।
ठीक है ना। तो ये बाउंड्री 25.5 देखो यहाँ पे रिपीट हो रही है। इसी तरह दूसरे क्लास का जो अपर क्लास बाउंड्री है 35.5, ये फिर थर्ड क्लास में रिपीट हो रही है। और थर्ड क्लास का जो अपर क्लास बाउंड्री है 45.5, ये फोर्थ में रिपीट होगी, फोर्थ की फिफ्थ में, फिफ्थ की सिक्स्थ में, और फिर सिक्स्थ की सेवन्थ में। ये इस तरह से रिपीट होगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप बजाय सब्ट्रैक्ट करने के इसको दोबारा बार बार रिपीट करते जाएं। जैसे आपने 26 और 35 की क्लास बाउंड्रीज निकाली, 26 से 0.5 माइनस करेंगे तो 25.5, और 35 में ऐड करेंगे 35.5। अब जब 36 से 0.5 माइनस करेंगे तो अगेन 35.5 ही आएगा। तो फिर डायरेक्ट इस नंबर को यहाँ पर आप दोबारा रिपीट करके लिखें, इससे थोड़ा सा टाइम की बचत होगी, ठीक है ना। सिर्फ आपने क्या करना है, 0.5 इन अपर क्लासेस में ऐड करना है। 45 प्लस 0.5 इज 45.5, 55 प्लस 0.5 इज 55.5, 65 प्लस 0.5 इज 65.5। लोअर क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इसको दोबारा नीचे लिखेंगे, वो खुद ब खुद ही जनरेट हो जाएगी। और 75 में 0.5 ऐड करेंगे 75.5। सो आप इसको फिर दोबारा यहाँ से रिपीट करेंगे 75.5, और अपर क्लास बाउंड्री जो है वो आप इसमें ऐड करेंगे 0.5 को, यानी 85.5 ये बन जाएगा, ठीक है ना। साथ में इसकी फ्रिक्वेंसीज जो गिवन है वो भी आप इसमें लिखेंगे, यानी 5, 7, 19, 24, 17, 14 एंड 4। ये तो उसका इसकी हो गई कैलकुलेशन, यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। हिस्टोग्राम के लिए आपने ये लेनी है क्लास बाउंड्रीज और फ्रिक्वेंसीज। यहाँ क्लास इंटरवल्स का कोई काम नहीं है। तो आप देखिए फर्स्ट जो ग्रुप आ रहा है वो क्या आ रहा है, फर्स्ट क्लास में जो क्लास बाउंड्री है वो क्या आ रही है, 15.5 और 25.5। बल्कि इसमें आप जो है ना इनको भी नहीं लेंगे, इनमें से सिर्फ एक चूज़ करना है आपने। ये जो लोअर क्लास बाउंड्रीज है इन सारी क्लासेस को, इसको आपने यहाँ पर जो है वो एक्स एक्सिस पर आपने लेनी है। 15.5, 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, 65.5 और 75.5। इन सारे क्लास बाउंड्रीज को, जो लोअर क्लास बाउंड्रीज है, इन्हें आपने एक्स एक्सिस पर यहाँ शो करना है। ये तो टोटल हमारे पास यूनिट्स काउंट करें, कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपके पास जो हिस्टोग्राम्स बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 7। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और ऊपर हमने स्केल क्या लिया था एक्स एक्सिस पर, कि 3 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स 1 यूनिट। तो ये 0 यूनिट हुआ, ये 1 यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट्स, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यूनिट्स। ये 0 हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये आखिरी जो 8th है ना, ये काउंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं इसको, बार ग्राफ है, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। तो यूँ समझे कि इस वक्त 0 ये नहीं, बल्कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा होता है वही 0 ही होता है। ये ग्राफ जो है ना, ये जो बॉक्स ये जो बार है, अगर ये यहाँ से शुरू होता तो इस वक्त ये 0 कंसिडर होता। अब ये बार ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। तो ये जो फर्स्ट 3 बॉक्सेज है इसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिए हैं। तो 0 आपका यहाँ से शुरू होगा, ये आपका 15.5, ये 1 यूनिट कंसीडर होगा, ठीक है ना। और ये 1 यूनिट कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस पूरे बार ग्राफ की जो विड्थ है वो 1 यूनिट कंसीडर होगी। सेकंड बार ग्राफ की विड्थ 2nd यूनिट, 3rd, 4th, 5th, 6th और लास्ट में 7th बार ग्राफ, यानी 7th यूनिट आ जाएगा। तो टोटल जो यूनिट्स है वो 7 है, 15.5, 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, 65.5, 75.5। इसे आपने एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना है, ठीक है ना। 3 स्मॉल स्क्वायर्स छोड़ के, पहले 3 स्मॉल स्क्वायर्स छोड़ के फर्स्ट क्लास बाउंड्री, फिर 3 स्मॉल स्क्वायर छोड़ के 2nd, 3rd, 4th, इस तरह। और अब आ जाए फ्रिक्वेंसीज पे। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज कितनी है, 24। तो आपने 0 से लेकर 24 तक फ्रिक्वेंसी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो ये रहा 0। मैंने क्या वाई एक्सिस पर क्या स्केल रखा है, 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स 1 यूनिट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। टोटल कितने स्मॉल स्क्वायर्स रिक्वायर्ड है, 24, ठीक। अब आ जाए इसको प्लॉट कैसे करना है जी। जो यूनिट्स हैं वो हमने कितने स्मॉल स्क्वायर्स के इक्वल लिया है,
3 स्मॉल स्क्वायर्स। तो आप ये करेंगे कि यहाँ से बार ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे स्केल और पेंसिल के ज़रिए, ठीक है। इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे, 3 स्मॉल स्क्वायर्स पे, जो भी ग्राफ शीट आप लेंगे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप 4 भी रख सकते हैं, यूँ करके ये 4 स्मॉल स्क्वायर्स हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए फिर आपको स्केल में चेंजिंग लानी पड़ेगी। इस वक्त तक तो हमने स्केल 3 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट के इक्वल लिया है, ठीक है ना। अब 1 यूनिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर आगे के 3 स्मॉल स्क्वायर्स तक, 1 2 3। तो आप इस पहले जो बार है, पहला जो बार है, इसकी विड्थ आप रखेंगे 3 स्मॉल स्क्वायर्स तक। अच्छा, इसकी हाइट कहाँ तक ले जाएंगे, तो अब आप दोबारा टेबल पे आ जाएं जी। जो पहला ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, 5 तक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को आप चढ़ा देंगे, ऊंचा कर देंगे 5 तक। तो देखें, काउंट करते हैं, 0 ये है, यहाँ से नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन, 0 ये रहा 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और 5th बॉक्स। यानी 5 स्मॉल स्क्वायर जो है वाई एक्सिस पर वो क्या शो कर रहे हैं, इस फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो पहला ग्रुप है या पहली क्लास है या पहला क्लास बाउंड्री जो है 15.5, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 5। तो आप फर्स्ट बार ग्राफ की हाइट को कहाँ तक ले जाएंगे वाई एक्सिस पर, 5 यूनिट्स तक। अब 1 यूनिट 1 स्मॉल स्क्वायर है, तो आप इसकी हाइट को 5 स्मॉल स्क्वायर तक ले जाएंगे। काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, ये 4 है और 5th ये ब्लू लाइन है, तो आप इसकी हाइट यहाँ तक ले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, दूसरा ग्रुप जो है वो 25.5 से 35.5 तक है, ठीक है ना। ये रहा 25.5 से 35.5 तक, ठीक है, या 25.5 से 35.5, 35.5 फिर रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगले ग्रुप में 45.5 रिपीट हो रहा है, फिर 65.5 रिपीट हो रहा है। तो इसलिए आप सिर्फ ये यानी कि लोअर क्लास बाउंड्रीज लें, या फिर आप हॉरिजॉन्टली लोअर और अपर क्लास बाउंड्रीज लेके वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले जो सेकंड ग्रुप है वो है 25.5 से 35.5 तक। तो मैंने इसे यहाँ पर 25.5 से 35.5 तक ये सेकंड ग्रुप को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। और इस बार ग्राफ की विड्थ कितनी है, अगेन 3 स्मॉल स्क्वायर्स। वहाँ डेफिनेशन में आपने देखा हिस्टोग्राम में कि बार ग्राफ की जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 3 स्मॉल स्क्वायर्स। अब देखिए ज़रा दूसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है, 7 तक। तो अब आप आ जाए, इसकी जो हाइट होगी, इसकी हाइट आप 7 यूनिट्स तक लेंगे। 7 यूनिट्स का मतलब क्या है, 7 स्मॉल स्क्वायर्स। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 है। 8 के एक स्क्वायर को छोड़ के आप इसकी ग्राफ की जो बाहर ग्राफ की जो हाइट है उसे आप यहाँ तक ले जाएंगे। तो दूसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है, 7 यूनिट यानी 7 स्मॉल स्क्वायर्स तक। अच्छा, अब आ जाए तीसरे ग्रुप पे। तीसरा ग्रुप क्या है, 35.5 से 45.5 तक। तो 35.5 तो ऑलरेडी मौजूद है, 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद आप 45.5 लिख देंगे। और यहाँ से स्केल और पेंसिल के ज़रिए आप 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे जो बार ग्राफ को शो करेंगी। आपका बार ग्राफ का जो विड्थ है वो ऑलरेडी इक्वल आ रहा है। अब ज़रा ये देखिए कि इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 19। तो इसको आपने कहाँ तक ले जाना है, 19 स्मॉल यूनिट्स तक, यानी 19 स्मॉल स्क्वायर्स तक। तो ये देखिए, ये रहा 16, ये वाली लाइन, ये 16 हो गई, ये 17, ये 18 और ये 19। 20 से एक स्मॉल स्क्वायर नीचे तक आप इसकी हाइट को ले आएंगे, ठीक है ना। ये रहा थर्ड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी यानी इसकी हाइट। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो कौन सा है, वो रहेगा 45.5 से 55.5 तक। ये रहा 45.5 से 55.5। तो 45.5 तो ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं। अब 3 स्मॉल स्क्वायर्स 1 2 3 स्क्वायर्स छोड़ के 55.5 लिख देंगे। और ये बार ग्राफ तो आपने पहले से ही ड्रॉ की थी। यहाँ से आप पेंसिल से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इसी बार ग्राफ के लाइन के ऊपर, इसके लेफ्ट साइड वाली राइट साइड वाली लाइन के ऊपर ही। स्पेस आपने नहीं छोड़ना है, एडजेसेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इस ग्रुप की, 24, सबसे ज़्यादा है। तो इस बार ग्राफ की हाइट आप कहाँ तक ले जाएंगे, 24 यूनिट्स या 24 स्मॉल स्क्वायर्स तक। ये रहा 24 और इसकी हाइट आप यहाँ तक ले जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो अगला ग्रुप है या क्लास है वो क्या है, 55.5 टू 65.5। तो 55.5 तो ऑलरेडी मौजूद है, आप 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद 65.5 यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब इस क्लास की जो हाइट है, फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी आ रही है, 17। तो आप इस बार ग्राफ की हाइट कहाँ तक ले जाएंगे,
17 तक, ये रहा 16, 16 के बाद 1 स्मॉल स्क्वायर तक आप इसका बार ग्राफ की हाइट को शिफ्ट कर देंगे, ये उसकी हाइट आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगला जो ग्रुप है या जो अगली क्लास है वो है 65.5 टू 75.5, ठीक है ना। अब 65.5 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, मैं ऐड करता हूँ इसमें 75.5, ये रहा 65.5, इसमें 3 स्मॉल स्क्वायर्स ऐड करेंगे तो बन जाएगा 75.5। अब यहीं से आपने लाइन ड्रॉ करनी, बट सबसे पहले इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी देखें कितनी आ रही है, 14। तो आप इस ग्रुप की जो इस बार ग्राफ की जो हाइट है वो 14 तक ले जाएंगे। ये वाली लाइन जो है ये 12 की है, ये 13 और ये 14, 2 स्क्वायर्स को आप और छोड़ के इसकी हाइट ऊपर तक ले जाएंगे। साथ में पेंसिल से इनको ज्वाइन भी कर लें ताकि ये क्लोज्ड बार ग्राफ्स बन जाए। इसके बाद लास्ट जो ग्रुप है वो है 75.5 टू 85.5। अब 75.5 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो 3 स्मॉल स्क्वायर्स 1 2 3 के बाद आप 85.5 आप यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, सबसे आखिरी ग्रुप की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 4। तो आप इस बार ग्राफ की हाइट को कहाँ तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 स्मॉल स्क्वायर्स यानी 4 यूनिट्स तक। इस तरह से आप इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बार ग्राफ को, हिस्टोग्राम को प्लॉट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, अदरवाइज अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा ये सब कुछ, ठीक है ना। सो यहाँ पर यूनिट भी आपको समझ आ गई, एक्सेस भी आपको समझ आ गए, और हिस्टोग्राम को प्लॉट कैसे करना है ये भी आपने देख लिया। मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगेन डेटा गिवन है क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज के साथ। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें जो है वो है क्लासेस जो है वो 11 टू 20, फ्रीक्वेंसी 3 है इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 21 टू 30, फ्रीक्वेंसी 8 है। 31 टू 40, फ्रीक्वेंसी 18 है। 41 टू 50, फ्रीक्वेंसी 25 है। 51 टू 60, फ्रीक्वेंसी 15 है। 61 टू 70, फ्रीक्वेंसी 9 है। 71 टू 80, फ्रीक्वेंसी 6 है। और उसके बाद 81 टू 90, फ्रीक्वेंसी इसकी 4 है। तो हमें चूंकि हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए, तो सबसे पहले आप इनकी क्लास बाउंड्रीज यहाँ आप ड्रॉ बनाएंगे, ठीक है ना। क्लास इंटरवल्स वही रहेंगी, फ्रीक्वेंसीज भी वही रहेंगी, क्लास बाउंड्री वही मेथड है कि आप अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास और लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास आप लेंगे। ये फिर आप किसी भी 2 क्लासेस से ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 40 और 41, जैसे 60 और 61, जैसे 80 और 81, या जैसे 20 और 21। इनका डिफरेंस क्या होगा, यानी आप अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास को सेपरेट करेंगे लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास से, यानी 21 माइनस 20, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। 1 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.5। अब 0.5 को आप इस फर्स्ट ग्रुप के या हर ग्रुप के लोअर क्लास लिमिट से माइनस करेंगे और 0.5 को अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे। अगर मैं 11 से 0.5 माइनस करता हूँ तो बनता है 10.5, और अगर मैं 20 में 0.5 ऐड करता हूँ तो बनता है 20.5। अगली क्लास के लिए अगर मैं 21 से 0.5 माइनस करता हूँ तो दोबारा मुझे यही अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास मिल रही है 20.5, और जब मैं 30 में ऐड करता हूँ तो ये बन रहा है 30.5। 30.5 को दोबारा रिपीट करें, बिकॉज आप 31 से 0.5 माइनस करेंगे तो 30.5 बनेगा, और 40 में 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 40.5। फिर उसके बाद फिर रिपीट करें 40.5 को, बिकॉज आप 41 से 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 40.5, और 50 में 0.5 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 50.5। फिर 50.5 को रिपीट करें, क्योंकि 51 से 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 मीन्स 0.5, ये शॉर्टकट फॉर्म है। 51 से आप 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 50.5, और 60 में आप ऐड करेंगे तो बनेगा 60.5। फिर इसको रिपीट करें, क्योंकि 61 से अगर आप 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 60.5, और 70 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 70.5। इसे फिर रिपीट करें, क्योंकि 71 से जब आप 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 70.5, और 80 में जब आप 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 80.5। फिर इसे रिपीट करेंगे तो क्योंकि 81 से अगर आप 0.5 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 80.5, और जब आप 90 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 90.5। साथ में इसकी फ्रिक्वेंसीज गिवन है, क्लास बाउंड्रीज आपने कैलकुलेट कर ली।
अब चलते हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करने की तरफ। ये आपके सामने एक ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसके एक्सेस ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। ये कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ लाइन ड्रॉ ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप पेंसिल से सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये आपकी मर्ज़ी कहाँ से स्टार्ट लेते हैं। क्या आप इस फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट लेते हैं, या सेकंड से, या थर्ड से, ये आपकी मर्ज़ी है। ग्राफ का निचला हिस्सा है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोड़ दें आप, यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक। ये आ गई इसकी पहली लाइन, आपने पेंसिल से ड्रॉ की, ठीक है ना। एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद यहाँ आप 0 लिखेंगे, क्योंकि यहीं से आपने वाई एक्सिस भी स्टार्ट करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस हो गया, अब चलते हैं वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ से लिया वाई एक्सिस, मैं इसके नंबर्स भी साथ में उठा लेता हूँ। यानी आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और मैं कंप्यूटराइज ये सब कर रहा हूँ, फ़र्क इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये मैं ज़रा इसको एडजस्ट कर दूँ, ये कंप्यूटर है, ठीक है ना। हाँ, ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं फ्रिक्वेंसी, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ फ्रिक्वेंसी। और एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं क्लास बाउंड्रीज़, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ क्लास बाउंड्रीज़ को, ठीक है। ये रही क्लास बाउंड्रीज़ एक्स एक्सिस पर, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे रख देता हूँ। अच्छा, अब आते हैं यूनिट्स पे, ठीक है ना। यूनिट्स क्या है, अच्छा मुझे सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा स्केल को, तो मैं स्केल यहाँ पे वही स्केल रख लेता हूँ जो मैंने पहले वाले ग्राफ के लिए चूज़ किया था। क्या किया मैंने कि 3 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस और 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। ये मेरे लिए मुनासिब स्केल है, मैं इसी को ही फॉलो करूँगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं ज़रा एक्स एक्सिस पर ये वैल्यूज़ को, यानी यूनिट्स को प्लॉट करने के लिए। 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद मुझे एक एक यूनिट लिखनी है ना, तो ये रहा 1 2 3, ये रहा 3 स्मॉल स्क्वायर्स, और यहाँ मैं पहली यूनिट इंसर्ट करूँगा। वो पहली यूनिट क्या होगी, क्लास बाउंड्रीज़। पहला क्या है क्लास बाउंड्री, 10.5 टू 20.5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे, आप बेशक मेरे साथ बना सकते हैं 10.5, और फिर 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद ये रहा 1 2 3, यहाँ तक 3 हो गया, 1 2 3। यहाँ आप लिखेंगे ये 1 ये 2 और ये 3। यहाँ आप लिखेंगे कितना था अपर क्लास लिमिट, 20.5 हो गया, पहली क्लास इसमें आ गई। अब दूसरी क्लास के लिए 20.5 तो रिपीट हो रहा है, तो आप ऐड करेंगे 30.5। ये रहा कितने बॉक्सेस के बाद, 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद, ये 1 ये 2 और ये 3। यहाँ पर आप इसको यहाँ रख देंगे, ये 1 2 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से देखिए आप, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब 20.5 के बाद अगली क्लास कितनी आ रही है, 20.5 के बाद 30.5, ठीक है ना। ये रहा 30.5, सही। अब फिर आपने 3 स्मॉल स्क्वायर्स छोड़ने, 1 2 3, और अगला यूनिट आपने यहाँ पे लिख देना है। अगला यूनिट क्या होगा, 30.5 तो रिपीट हो रहा है, ये हम लिख चुके हैं। 40.5 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये रहा 40.5। अब अगली क्लास के लिए फिर आप 3 स्मॉल स्क्वायर्स छोड़ेंगे, 1 2 3। ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे आ जाएगा, बिल्कुल इस लाइन के बिल्कुल बीच में अपने नंबर्स को ऐड करने। तो अगली क्लास क्या है, 40.5 टू 50.5। 40.5 रिपीट हो रहा है, तो आप लिखें 50.5, ठीक हो गया। ये रहा 50.5। इसके बाद अगली क्लास के लिए अगेन 1 2 3 स्मॉल स्क्वायर्स आप छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे, और अगली क्लास क्या है, 50.5 टू 60.5। 50.5 ऑलरेडी है, तो आप लिखिए सिर्फ 60.5। ऐसे आपने इसको प्लॉट करना है, ठीक है। और आगे चलें, 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद 1 2 3, ये आपके पास आ जाएगा। अगली क्लास क्या है, 60.5 टू 70.5। तो 60.5 तो ऑलरेडी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 70.5। उसके बाद अगली क्लास के लिए आप फिर 3 स्मॉल स्क्वायर छोड़ेंगे, 1 2 एंड 3, यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब अगली क्लास है 70.5 टू 80.5। 70.5 तो है, तो मैं लिख देता हूँ 80.5। अब मसला ये है कि आगे मेरे साथ स्मॉल स्क्वायर्स है ही नहीं, 1 2 3, एक स्मॉल स्क्वायर है, मुझे 2 और स्मॉल स्क्वायर्स चाहिए, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऐसा हो तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप इसमें से
पहले आप जो है ना वो रफ वर्क के ज़रिए मेजर करें कि क्या आपने जो ग्राफ शीट उठाई है उस पर आपके यूनिट्स पूरे आ भी सकते हैं या नहीं। पिछले में पूरे आ गए लेकिन इसमें एक यूनिट ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह जानते हैं क्या है, इसमें एक क्लास ज़्यादा है, यानी आपकी जो यहाँ पर जो बार ग्राफ्स बनेंगे वो पिछले बार ग्राफ से थोड़े से एक ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं पिछले बार ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7 बार ग्राफ्स बने थे, अब 8 बार ग्राफ्स बनेंगे क्योंकि क्लासेस जो है वो कितनी है, 8 है। अब ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो काम को बड़ा आसान कर देता है, तो मैं इसमें 2 स्मॉल स्क्वायर्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, ये देखें यहाँ तक आ जाएगा 80.5, एक स्मॉल स्क्वायर है, बाकी 2 स्मॉल स्क्वायर्स मुझे और चाहिए ताकि 3 स्मॉल स्क्वायर्स बन के मैं एक और यहाँ पर जो क्या कहते हैं यूनिट है वो प्लॉट कर सकूं। अच्छा, इसमें कोई यहाँ पर कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आपने सिर्फ 3 स्मॉल स्क्वायर्स ही और ऐड करने हैं। मैं इसमें कुछ ज़्यादा ऐड कर देता हूँ, बल्कि मैं ऐड करने जा रहा हूँ इसमें, एक्सिस को थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ 1 2 3 4 मैं अपनी मर्ज़ी से ऐड करूँगा। हाँ, अब हो जाएंगे ये। ठीक है ना, मुझे और चाहिए यहाँ पे, ये मुझे और चाहिए ग्राफ्स के लिए, ये मैंने यहाँ पे इसको प्लॉट कर डाल दिए यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसके वो जो दूसरे लाइनें हैं, हाँ ये थोड़ा सा मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप बेशक वीडियो को थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, लेकिन आई हैव टू ड्रॉ दीज लाइन ना। सो मैं सबसे पहले इन सबको ज़्यादा लाइनों को ऐड करता हूँ ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है उनकी लेंथ को मैं एक साथ ही बड़ा कर सकूँ। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद अगली जो लाइनें हैं, ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक यूनिट ज़्यादा है और मेरे पास यहाँ पर स्मॉल स्क्वायर्स की तादाद कम पड़ रही थी। ठीक है ना, तो बहरहाल इसको कंप्लीट करते हैं किसी न किसी तरह जल्दी जल्दी करके। मैं एक क्वेश्चन मैंने पहले से ही प्लॉट किया था, तो मुझे लगा कि मैं अभी भी यही समझ रहा हूँ कि शायद उससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आए। इसमें मैं आपको करवा के दे रहा हूँ कि कैसे आपने ये ग्राफ को खुद ही प्लॉट करना। आपने ऐसे ग्राफ प्लॉट नहीं बनाना नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है। आपको ग्राफ शीट बहुत ही आराम से मिल जाएगी स्टेशनरी से, आप किसी भी स्टेशनरी से पता कर लें, आपको ग्राफ शीट आराम से मिल जाएगी। ये एक्स एक्सिस है जिसे मैंने लेंथ की इंक्रीज़ कर दी। अब मैंने ग्राफ की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी। आपने पहले क्या करना है, जब भी आप ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे ना, उससे पहले आप इसको और ज़बानी मेजर करें। ठीक है ना, काउंट करके, और ये देखिए कि क्या आपका ग्राफ जो आपके जो पॉइंट्स हैं वो ग्राफ पे पूरे आ रहे हैं नहीं। अगर नहीं आ रहे तो फिर ग्राफ के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। एनी हाउ, अगली क्लास जो है वो क्या बन रही है, लास्ट 80.5 तक तो आ चुका है, लास्ट क्लास है 80.5 टू 90.5। 80.5 तो है, तो आप 1 2 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद लास्ट यूनिट आप लगा देंगे जो कि होगी 90.5। ठीक है ना, ये 90.5 हो जाएगी। ये आपने यहाँ पर यूनिट्स प्लॉट कर दिए। वाई एक्सिस पर आ जाए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस वक्त कितनी है, 25, तो मैंने कितने यूनिट्स ड्रॉ किए, 24, तो इसका मतलब है 25 26 27 28 मुझे लेने पड़ेंगे 28 तक। अब फिर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 25 है, तो मुझे 28 लेने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो आपने यहाँ पर रूल को फॉलो करना है, और रूल ये है कि आपने यहाँ पे नंबर्स कितने स्मॉल स्क्वायर्स के बाद शो किए, 4 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद। तो अगला जो आप शो करेंगे वो 25 तक सिर्फ नहीं बल्कि 28 शो करेंगे। अब 25 जो है वो 24 और 28 के दरमियान कहीं पे आ रहा है, 25 24 और 28 के अंदर ही है, तो आपकी जो ग्राफ की हाइट होगी ना वो यहाँ तक आएगी। आल्दो आपने 28 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो मैक्सिमम 25 चाहिए ना। लेकिन जो रूल आपने सेट किया हुआ है ना यहाँ पे स्केल, यानी आपने 4 8 12 16 20 24, डेफिनेटली 24 के बाद आएगा 28, यानी 4 स्मॉल स्क्वायर्स आपने छोड़ देने हैं। ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको भी साथ में याद रखिए। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। ठीक है ना, आप पेंसिल और स्केल से एक यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, पहली जो क्लास है वो उसकी विड्थ सब बार ग्राफ्स की कितनी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी 3 स्मॉल स्क्वायर्स पे होनी चाहिए। ठीक है ना, मैंने स्केल वही लिया है, विड्थ भी जो है वो मैं इसलिए 3 स्मॉल स्क्वायर्स ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ यूनिट्स के दरमियान जो गैप है वो मैंने 3 स्मॉल स्क्वायर्स ही रखी है ना। तो 1 2, अच्छा मैं थोड़ा सा सिर्फ कर देता हूँ, ये
पहली जो बार ग्राफ होगी वो 3 स्मॉल स्क्वायर्स छोड़ के आपने नेक्स्ट 3 स्मॉल स्क्वायर्स के विड्थ के अकॉर्डिंग आपने बार ग्राफ को प्लॉट कर देना है, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट बार ग्राफ। अब इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आपको चेक करनी पड़ेगी फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही, 3, तो अब आप इसकी हाइट को जो है ना वो 3 के मुताबिक लेंगे। ये 4 आ रहा है तो 3 कहाँ पे आना चाहिए, ये आ जाएगा 3, यानी 1 2 3 4, ये 4 यूनिट्स हो जाएंगे। जबकि पहली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो सिर्फ आप इसकी जो हाइट है वो 3 तक रखेंगे। आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। ओहो, ये बहुत बुरा कलर है, ये भी बहुत आंखों पे चुभ रहा है, बल्कि वही कलर ही सही रहेगा आई थिंक। ये भी चुभ रहा है, हाँ ये फैड कलर है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं दूसरे ग्रुप पे। अब दूसरे ग्रुप के बार ग्राफ की विड्थ भी वही रहेगी ना, तो आप यहाँ से पेंसिल रख के और स्केल रख के लाइन लगाएंगे और दूसरी लाइन 3 स्मॉल स्क्वायर्स जोड़ के, ये देखें, ये ठीक है ना, एडजेसेंट इसको कहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक। अच्छा, अब दूसरी क्लास जो है ना वो आपने बना दी बिल्कुल, ठीक है ना। अब ज़रा ये देखें कि दूसरी क्लास की हाइट कितनी है, ठीक है ना, हाइट कितनी बनेगी इस बार ग्राफ की। तो इसके लिए आप चेक करें दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, ये आपके सामने 8, तो आप इस बार ग्राफ की हाइट को ऊपर ले जाएं 8 तक। ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको 8, तो मैं इसकी हाइट जो है वो ले जाता हूँ, ये रहा 8 तक, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं तीसरे ग्रुप पे। तीसरा ग्रुप जो है वो 35.5 से 40.5 तक है, ठीक है ना। तीसरा ग्रुप जो है वो 35.5 से 30.5, सॉरी मैं 35 कह रहा हूँ, 30.5 से 40.5 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18। तो विड्थ आपने उसकी सेम रखनी है, ठीक है ना, वही 3 स्मॉल स्क्वायर्स लेके। तो आप अगेन यहाँ पर 3 स्मॉल स्क्वायर्स के छोड़ के आपने एक और बार यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब इस बार की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 18, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18। तो आप काउंट करते जाए, 18 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 16, ये रहा 17 और ये रहा आपका 18, यानी 20 से 2 बॉक्स नीचे, ठीक है ना, 2 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है। ये रहा इसका ये दूसरे बार ग्राफ की हाइट, यानी थर्ड की। ये पहला ग्रुप है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, यहाँ से आपको बहुत वाजे नज़र आए। दूसरा ग्रुप जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, और थर्ड जिसकी फ्रीक्वेंसी 16 के बाद 17 18, ये इसकी 18 थर्ड की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप क्या है, वो है 40.5 टू 50.5। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, ये रहा 40.5 टू 50.5। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सबसे ज़्यादा 25। तो आप क्या करेंगे, इसी के साथ एडजेसेंट आप एक वो बनाएंगे, बार बनाएंगे जिसकी विड्थ जो है वो 3 स्मॉल स्क्वायर्स के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपने ये जो बॉक्स है, बार ग्राफ है, वो ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसकी हाइट कहाँ तक होनी चाहिए, 25। कहाँ आएगा 25, ये आपके सामने है, ये रहा आपके पास 24, और एक और बॉक्स ऊपर इसकी हाइट ले जाएं, ये बन जाएगा 25, ठीक है ना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए, ये 24, और उसके बाद ये रहा, ये 24 हो जाएगी, ये लाइन ब्लू लाइन से नीचे, और ब्लू लाइन तक ये 25 हो जाएगी, ठीक है ना। ये अब शायद आपको नज़र आ जाए, ये ब्लू लाइन 25 है और इससे नीचे वाली 24 है। मैं दिखा देता हूँ, ये रहा 24, ठीक है ना, और ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो जो नेक्स्ट ग्रुप था, यानी ग्रुप नंबर 4, उसकी हाइट कितनी बनी, 25, ये आपके सामने। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप के लिए। नेक्स्ट ग्रुप आपका बनेगा 50.5 टू 60.5, ठीक है ना। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और अब आ जाए इसकी फ्रीक्वेंसी, अगले ग्रुप यानी 50.5 टू 60.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50.5 एंड 60.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। तो आप इसकी हाइट जो है, इस नए बनने वाले जो बार ग्राफ है, इसकी हाइट कहाँ तक ले जाएंगे, 15 तक। 15 कहाँ आ रहा है, 16 और 20 के दरमियान कहीं पे आ रहा है। तो मैं सबसे पहले इसकी हाइट रखता हूँ 16 तक, ठीक है ना, बल्कि नहीं 16 और 20 नहीं, 12 और 16 के जो डिफरेंस है उसमें आएगा। तो ये 15 है, 16 के नंबर 16 से एक बॉक्स नीचे, यानी इस ब्लू लाइन तक आपने इसकी हाइट रखनी है, ये हो जाएगी। मैं जूम करके देख लेता हूँ इसको, हाँ ये रह जाएगी इसकी हाइट, ठीक हो गया। ये हो गया अगली क्लास। अब आ जाए उसके बाद अगले क्लास के लिए, फिर आपने विड्थ रखनी है इस बार ग्राफ की अगेन
कितनी 3 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है ना। अच्छा, अब अगली क्लास क्या बनेगी आपकी, अगली क्लास बनेगी आपकी 60.5 टू 70.5, ठीक है ना। ये रहा 60.5 टू 70.5। अब इसकी हाइट कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 9। तो आपने इस बार ग्राफ की जो हाइट है वो 9 रखनी है। कहाँ रहेगी 9, ये रहा आपके पास 8। मैं कोशिश करूँगा कि ये शो हो आपको, हाँ अब नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये रहा आपके पास 8 और 8 के बाद एक और बॉक्स ऊपर आप इसको ले जाएंगे, ये रह जाएगी, ये आ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी 9। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो है वो फिर 3 स्मॉल स्क्वायर्स के इक्वल विड्थ होगी इसकी, अगली क्लास के लिए जो आप बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रहा बार ग्राफ। और अब जो अगली क्लास आपकी बन रही है वो बन रही है 70.5 टू 80.5। चेक कर लें आप, ये रहा अगली क्लास 70.5 टू 80.5, सेकेंड लास्ट क्लास है। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 6। तो आप इसके बार ग्राफ की हाइट कितनी रखेंगे, 6 तक रखेंगे, ये वाली। अब तक इसकी हाइट जो है वो 9 है ना, तो 6 पे लाने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ तक ठीक है। ये रहा 8, ये हो जाएगा, अब 8 हो गया, पहले 9 था अब 8 हो गया। ये रहा 7 और ये रह जाएगा आपके पास 6, ठीक है ना। इसके बाद जो लास्ट क्लास है वो जो है वो आपके पास बन रही है लास्ट क्लास 80.5 टू 90.5। तो आप इस बार ग्राफ की विड्थ कितना रखेंगे, 3 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है ना। अब इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करें, लास्ट ग्रुप की 4 आ रही है, तो आप इस बार ग्राफ की हाइट कितनी रखेंगे 4। अब ये 5 है तो बल्कि नहीं, अब ये 7 है तो ये हो जाएगी 6, बल्कि नहीं 1 मिनट, अगली उसकी थी 6 थी, पहले कितनी थी 6, अब ये हो जाएगी 5 और 5 से 1 नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगी आपके पास 4, ठीक। तो अब आप काउंट करें बार ग्राफ्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्लासेस है और 8 बार ग्राफ्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको प्लॉट कर देना है, ठीक है ना। ये पहला था और ये अब आपके पास आ गया दूसरा, ठीक है ना। देखिए कितना नीट और क्लीन बना इस पर। बहरहाल ये कंप्यूटर है, अगर आप हाथ की सफाई दिखाएंगे, कोशिश करेंगे तो आपके पास भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा। देखिए शुरू में हमने क्या कहा, हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे भी आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ सबसे छोटी कौन सी क्लास है या कौन सा ग्रुप है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। आप इस बार ग्राफ की हाइट देखिए 10.5 से 20.5, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप है, ठीक है ना। इसमें सबसे कम पार्टिसिपेंट्स है। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किस ग्रुप में है, तो आप 40.5 से 50.5, यानी ये कौन सा ग्रुप बना, 1 2 3 4th क्लास या 4th ग्रुप, जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी हाइट कितनी है 25। तो इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर आप इसमें दे सकते हैं। ये वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन पहले आपने टेबल के थ्रू की और अब आपने ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये था हिस्टोग्राम और ये तरीक़ाकार है हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने का। एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे कहूँगा, इसमें टाइम इसने काफ़ी लिया, इसमें यह है कि आप जो स्केल है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट के इक्वल लिया, आप 2 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट के इक्वल लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ग्राफ की हाइट बहुत ऊंची हो जाएगी, यानी वो आपके नोटबुक के पेज से भी शायद बाहर निकल जाए। तो ना बहुत बड़ी स्केल लेनी है और ना ही बहुत छोटी स्केल लेनी है, बल्कि सूटेबल स्केल जिसको हम कहते हैं, मुनासिब स्केल आपने चूज़ करनी है। अब एक बार में ये नहीं होगा, आपसे गलत बनेगा, फिर कोशिश करनी है, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में आप देखेंगे कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपका ग्राफ बिल्कुल इसी तरह आपको नज़र आ जाएगा। लास्ट में आप इन बार ग्राफ्स को कलर फिल कर दें, एक ही कलर इन सब में फिल करना है, ठीक है ना। इनकी विड्थ सेम रहेगी 3 के हिसाब से। यूनिट्स आपके पास एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज के लगेंगे, आपकी मर्जी 3 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट लें। अब देखिए मैंने 3 स्मॉल स्क्वायर्स लिया था तो आगे मेरे पास ग्राफ कम पड़ गया था, ये तो कंप्यूटर था जिसके ज़रिए मैंने एडिट किया। अगर ये मैनुअल होता, आप हाथ से करते तो ये पेज पाड़ के आपको दोबारा बनाना पड़ता। तो शुरू में आप, ठीक है, ओरल आप इसको देखें तो मुझे क्या करना चाहिए था, ये जो पहला ग्राफ है इसको अगर मैं यहाँ से शुरू करता 0 से, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा ग्राफ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कुछ टेक्निकल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको तभी समझ आएंगी जब आप इसको अपनी प्रैक्टिस में रखेंगे। एनी हाउ टाइम बहुत निकल गया इसमें। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डे ऑफ May 2010 इन सिडनी।
सिब्बी जो है वो हमारे सूबे बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ टेम्परेचर, ये बहुत गर्म इलाका है, गर्मी शदीद गज़ब की गर्मी पड़ती है इसमें। तो यहाँ टेम्परेचर का डेटा जो है वो आपके साथ गिवाने। देखिए डेटा किसी भी किस्म का हो सकता है। अब ये हिस्टोग्राम है, आपको नज़र आ रही है हिस्टोग्राम। इसमें देखिए एक्स एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी ये क्या है, क्लास बाउंड्रीज है ना। 34.5, 37.5, 40.5 ये क्लास बाउंड्रीज है। जबकि वाई एक्सिस पर क्या नज़र आ रहा है, नंबर ऑफ डेज यानी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह है कि पहले दिन जो है, पहला जो ग्रुप है वो 34.5 से 37.5 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही, आप इन छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स को आप काउंट करेंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ कहाँ चला गया ये, शायद अब आपको ये छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स इसमें विजिबल नज़र आ जाए, ये ठीक है ना। तो पहले ग्रुप की मैं आप देखें, अब इसका मैं आपको स्केल बताता हूँ। वाई एक्सिस पर इसने क्या किया है, इसने लिया है 1 2, आप टोटल स्मॉल स्क्वायर्स इस बड़े लार्ज स्क्वायर में आप काउंट कर रहे हैं। देखिए लार्ज स्क्वायर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें टोटल स्मॉल स्क्वायर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हॉरिजॉन्टली भी 10 है, वर्टिकली भी 10 है। तो ये 10/10 का ग्राफ है। तो इसने क्या लिया है स्केल, इसमें यहाँ पे लिखा तो नहीं है लेकिन मैं देख के आपको समझा सकता हूँ। 10 स्मॉल स्क्वायर्स है और इसने 5 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट लिया है वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 ये 1 यूनिट हो गया और बाकी 5 ये 2 यूनिट्स हो गए, फिर 5 3 और फिर 5 4 यूनिट्स, 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट 8 9 और 10 यूनिट। मैंने वहाँ पर 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट लिया था, इसने यहाँ 5 स्मॉल स्क्वायर्स 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस लिया हुआ है। और एक्स एक्सिस पर इसने क्या किया है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। 1 लार्ज स्क्वायर में कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं, 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो इसने क्या किया है, 5 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। मैंने क्या लिया था, 3 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको, अब आप इसको देखिए, सॉरी ये अब शायद आपको पूरा नज़र आ रहा होगा। ये काउंट करें छोटे स्मॉल स्क्वायर, 1 2 3 4 5। अब ये जो आपको बाहर नज़र आ रहा है इसके भी स्क्वायर्स काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो इसने क्या किया है, एक्स एक्सिस पर 5 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 5 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। फ़र्क यह है एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज आएंगी। क्लास बाउंड्री का पहला यूनिट क्या है, 34.5। इसे 1 कंसीडर नहीं करना है, ऐसे नंबर 1 2 3 नहीं। पहला यूनिट यहाँ पर इस वक्त 34.5 है, दूसरा यूनिट 37.5 है, तीसरा यूनिट 40.5 है, चौथा यूनिट 43.5 है, पांचवा यूनिट 46.5 है। जबकि वाई एक्सिस पर फ्रिक्वेंसी है ना, तो यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है बता सकते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा भी है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हिस्टोग्राम मैंने आपको इसका समझा दिया, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, इसको दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे लाता हूँ जी। तो ये जो डेटा है ये सिब्बी शहर में डिफरेंट डेज का टेम्परेचर है 2010 में, मंथ है मई का, ये भी अब डेटा है, ठीक है ना। इसको भी कलेक्ट किया गया। हिस्टोग्राम ड्रा है, आपने क्वेश्चन के 1 लाइन आंसर देने हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, इनमें क्लासेस कितनी बनेगी। अभी मैंने आपको समझाया था, इसमें जितनी आपकी क्लासेस होंगी उतनी ही आपके बार ग्राफ्स बनेंगे। इसमें कितनी क्लासेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आप इसमें आराम से बता सकते हैं, काउंट करें 1 2 3 4 5 6। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इक्वल्स 6, ठीक है ना। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ क्लास, यानी हर बार ग्राफ की चौड़ाई कितनी है। यहाँ जो मैंने आपको प्लॉट करके दिया था यहाँ कितनी थी, 3 स्मॉल स्क्वायर्स थी ना। अब यहाँ आप काउंट करते हैं यहाँ पे कितनी है। आप ये क्लास का जो डिफरेंस है या ये जो विड्थ ऑफ द क्लासेस है ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। 34.5 और 37.5 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का। अगर आप 34.5 में 3 ऐड करते हैं, ये रहा कैलकुलेटर, ठीक है ना। 34.5 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 37.5 नेक्स्ट क्लास बाउंड्री बन जाएगी। इसी तरह 37.5 में 3 ऐड करेंगे तो 40.5 नेक्स्ट क्लास बाउंड्री यानी अगला यूनिट। फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो अगला यूनिट 43.5, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे अगला यूनिट 46.5, फिर 3 ऐड करेंगे 49.5, फिर 3 ऐड करेंगे 50.5 52.5। तो इसका मतलब है कि इनकी विड्थ कितनी है इन बार ग्राफ्स की, 3। बिकॉज हर यूनिट में आप 3 ऐड करेंगे तो अगला यूनिट कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ क्लासेस। तो यहाँ विड्थ कितनी आ रही है, विड्थ ऑफ क्लासेस इज
3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ चूंकि क्लास बाउंड्रीज जो है ना वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, ये देखें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो लिहाजा आप यहाँ पर लिखेंगे 3 डिग्री सेल्सियस। ऊपर 6 है क्योंकि क्लासेस काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, विड्थ कितनी है 3 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 3 नहीं 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यूनिट्स जो है वो किस में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में। और जो आपने ड्रा किया था यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो विड्थ है वो कितना है, तो आप बहुत ही आसानी से मुझे बता सकते हैं 10.5 में कितना ऐड किया जाए ताकि 20.5 आ जाए। 10, 20.5 में 10 ऐड करेंगे 30.5, फिर 10 ऐड करेंगे 40.5, फिर 10 ऐड करेंगे 50.5। ठीक है ना, ये देखिए ये रहा 10.5, आपने इसमें ऐड किया 10 20.5, फिर आपने इसमें ऐड किया 10 30.5, फिर आपने इसमें ऐड किया 10 40.5। तो आपने जो ग्राफ बनाया इसके बार ग्राफ्स की विड्थ कितनी है 10। अब इसके साथ यूनिट नहीं है क्योंकि ये नंबर्स है तो आप सिर्फ 10 लिखेंगे, जबकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ जो है वो क्लास बाउंड्रीज किस में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में। इसलिए जब आप विड्थ लिखेंगे आप लिखेंगे 3 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 3 नहीं। ये टेम्परेचर्स है, ठीक है, 34.5 डिग्री था, फिर 37.5 डिग्री था, फिर 40.5 डिग्री था। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ ये आप थोड़ा सा देख लें, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं इसकी यहीं तक मैं हाइट रहने देता हूँ। इसमें जो आप टोटल नंबर ऑफ डेज है वो इन सब जो बार ग्राफ्स है इनकी हाइट्स को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आपके साथ आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कैसे, यानी आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर रहे हैं। ये जो नहीं है फ्रीक्वेंसी जो होती है, कहाँ गई, ये इन सारी फ्रीक्वेंसीज को आपने ऐड करना है, ये होगा टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, कितने दिनों की ऑब्जर्वेशंस की गई है। तो आप बताएं पहले बार ग्राफ की हाइट कितनी है। इसके लिए फिर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि इसके ये जो बॉक्सेस है ये विजिबल हो। जी, ये रहा 2, ठीक है ना, और ये रहा आपके पास जो बार ग्राफ है। यहाँ से शुरू करें या लेफ़्ट से, आपकी मर्ज़ी, मैं राइट से शुरू करता हूँ। ये 2 है ना, ये मोटी लाइन, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 स्मॉल स्क्वायर्स कितने यूनिट है वाई एक्सिस पर, 1 यूनिट है ना। तो 2 के बाद ये आ जाएगा 3 और फिर ये हाफ ऐड करेंगे इस लार्ज स्क्वायर का तो ये बन जाएगा यूनिट नंबर 4। यानी ये है 2 + 1 3। पहले बार ग्राफ की हाइट कितनी है 3, आप लिखते जाए इसमें 3 प्लस, अब आप ऐड करें दूसरे बार ग्राफ की हाइट कितनी है, यहाँ से राइट साइड से ये कितना है 6 है इसकी हाइट, तो प्लस करें आप 6, ये ऐड हो गया। तीसरे बार ग्राफ की हाइट कितनी है, अच्छा इसको आप देखें 8 के बाद 5 स्मॉल स्क्वायर्स है, देखिए काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 8 के बाद 5 स्मॉल स्क्वायर्स एक यूनिट होगा, यानी 8 + 1 9। फिर ये जो आप गैप देख रहे हैं ये होगा यूनिट नंबर 10, बिकॉज ये भी 5 स्मॉल स्क्वायर्स है। तो ये रहा 8 और +1 9, तो अगले बार ग्राफ की हाइट कितनी है 9, आप ऐड करेंगे। फिर आप आ जाए नेक्स्ट बार ग्राफ पे, अगेन इसकी हाइट कितनी है 4, तो आप इसमें प्लस करेंगे 4। फिर उसके बाद अगला जो बार ग्राफ है सेकंड लास्ट, इसकी हाइट कितनी है 8, तो आप प्लस करेंगे इसमें 8। और अब आ जाए आखिरी बार ग्राफ की हाइट, अब ये जो है इस लार्ज स्क्वायर का हाफ है यानी 5 स्मॉल स्क्वायर, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बार ग्राफ है लास्ट यानी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट बार ग्राफ है वो उसकी हाइट कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। यानी एक दिन ऐसा था जिसमें टेम्परेचर 34.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा। ठीक है, सेकंड बार ग्राफ का मतलब है कि 8 दिन ऐसे रहे जिसमें टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से 40.5 डिग्री सेल्सियस तक रहा, इंक्लूडिंग 37.5 एंड 40.5। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट की जो हाइट है वो कितनी है 1, तो 30 + 1 31। टोटल कितने डेज की ऑब्जर्वेशन हुई है 31 डेज के ऑब्जर्वेशन का डेटा है ये। ठीक है ना, तो आप इस पार्ट के आंसर में क्या लिखेंगे आप, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इन विच नहीं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज। तो आप जब टोटल नंबर ऑफ डेज आप बताएंगे वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल्स 31। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। अगला पार्ट आपसे पूछ रहा है इन विच क्लास द टेम्परेचर इज मिनिमम, सबसे कम टेम्परेचर किस दिन रहा। ठीक है ना, सबसे कम टेम्परेचर किस क्लास में रहा, कौन से दिन थे जिसमें टेम्परेचर सबसे कम था। तो आप देखें ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है ना 52.5 और सबसे कम 34.5 टू 37.5। आपने पूरा ग्रुप यहाँ पे लिखना है, क्लास लिखनी है, ठीक है, इंक्लूडिंग लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे 34.5 टू 37.5।
5। ये सबसे कम टेम्परेचर था, मिनिमम टेम्परेचर था जो इस ऑब्जर्वेशन में मौजूद है। अगला पार्ट इसका अपोजिट है, इन विच क्लास द टेम्परेचर इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यही होगा ना 49.5 to 52.5। आखिरी क्लास जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, टेम्परेचर भी यहाँ सबसे ज़्यादा ही होगी, तो आप आंसर में लिखेंगे 49.5 to 52.5, आखिरी क्लास आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये था हिस्टोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है।